चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी मैक्सवेल इक्वेशंस। क्या है बच्चों मैक्सवेल इक्वेशन? मैक्सवेल इक्वेशन एक तरीके से ऐसे लेके चलते हैं, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्ट है जो कि हमें बिल्कुल नहीं आती। उस स्क्रिप्ट को, उस भाषा को समझने के लिए हम अपना सहारा लेते हैं अपने अल्फाबेट्स का। बच्चों जैसे कि कोई भी एक लैंग्वेज बनी है तो उसके कुछ ना कुछ इनिशियल अल्फाबेट बने हैं, है ना बच्चों? उसको जानने के लिए सेंटेंस बाद में बनाएंगे सेंटेंस। सेंटेंस किसको बोलेंगे? मैक्सवेल इक्वेशन ही सेंटेंस है। सबसे पहले क्या जानना है, इसलिए हमें बेसिक्स, उसका बेसिक्स क्या है? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स ये लिखे हुए हैं कुछ, इनको समझ लो, बिल्कुल जान लो इनको क्या है। देखो सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ेगी हमें स्टोक्स थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। ये क्या होते हैं? 2 नंबर में पूछ ली जाती है। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कैसे बदलना है। ये तो हमें सबको पता है। इंटीग्रल 3 तरह के होते हैं, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम। तो ये क्या करती है बच्चों? लाइन को सरफेस में बदल देती है। बस एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि भैया जिसको भी आप लाइन से सरफेस में बदल रहे हैं, जैसे ए को मैं बदल रहा हूं तो ए का क्या ले दूं? कर्ल ले दूं बस। डेल क्रॉस, डेल क्रॉस क्या होता है? कर्ल होता है। इसको आगे पढ़ेंगे अल्फाबेट में दूसरे में क्या होता है। ठीक है बच्चों। दूसरी कौन सी है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये क्या कह रही है? ये क्या करती है बच्चों? ये करती है सरफेस को वॉल्यूम में चेंज। किसको? सरफेस को वॉल्यूम में चेंज। ये क्या कहती है बच्चों? देखो यहाँ लिखी नहीं हमने। ये क्या कहती है कि अगर कोई ए वेरिएबल सरफेस में है तो इसको कहां ले जाके लिख सकता हूं मैं? वॉल्यूम में लिख सकता हूं। बस एक शर्त है कि उसका डाइवर्जेंस ले दो। ये ले दिया डाइवर्जेंस। तो ये क्या है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो नाम में ही डाइवर्जेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? उस वाले जिसको चेंज कर रहे हैं हम सरफेस को वॉल्यूम में, उसके साथ डाइवर्जेंस आएगा। डेल डॉट क्या होता है? डाइवर्जेंस। डेल क्रॉस क्या होता है? कर्ल। आगे पढ़ो। 2 अल्फाबेट पढ़ लिए, तीसरा अल्फाबेट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की चीज है। देखो क्या है ये? स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चों हमने बहुत, जब हमारी हिस्ट्री शुरू हो रही थी इसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, तब की बात है। ये किसने बताया था बच्चों? मोटे मोटे तौर पे कूलॉम ने और फैराडे ने इसके बारे में बताया था कि अगर स्टैटिक मतलब चार्ज अगर रखा हुआ हो कहीं पे तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। पहली चीज आ गई। दूसरी चीज, अगर चार्ज मूव कर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से तो करंट बनेगा, और करंट के चारों तरफ बनता है एक मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन में। ये किसने बताया था? ओरिस्टेड ने। 2 चीजें पता चल गई। तीसरी बात सुनो, ये किसकी देन है? ये मैक्सवेल की। क्या है तीसरी देन? क्या अगर चार्ज को हम एक्सेलरेट करा दें, यानी कि उसकी मोशन को बदलें, तो क्या क्रिएट होगा पता है बच्चों? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक साथ। इनको ही हम स्क्रिप्ट की भाषा में मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं, और कुछ नहीं है। इन्हीं तीनों रूल्स को। अब आगे पढ़ो, देखो क्या है बच्चों। अब इस चीज को हमने मैथमेटिकली जानना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट कर रहा है कोई चार्ज जब रुका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा घूम रहा है जब वो चल रहा है ना? यानी कि किसी चीज का फैलाव, फैलना किसी चीज का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रहा ही तो है। चार्ज कहीं पर चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर निकल रहा है, यानी कि फैल रहा है। तो उसको क्या पढ़ना हमने? फैलाव। तो फैलाव कौन बताएगा? फैलाव बताएगा बच्चों डेल डॉट। डाइवर्जेंस क्या बताता है हमें? डाइवर्ज होना किसी चीज का। अगर हम उसको डॉट लगा दें, किसी भी वेक्टर के साथ डॉट लगा दें डेल का, तो क्या बताएगा? डाइवर्जेंस। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें तो क्या बताएगा? रोटेशन। बात समझ रहे हैं? और डेल क्या होता है? डेल होता है बच्चों, हमने ऐसा पैरामीटर काउंट कर लिया, ऐसा पैरामीटर ले लिया है जो कि हमें चेंज बताता है 3 डायमेंशन में, एक्स, वाई और जेड। और 3 डायमेंशन में तो चेंज चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 डायमेंशन में चेंज चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में चाहिए, और फिर जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलेंगे तो उनमें क्या 3 डायमेंशन में चेंज आएगा। इसको ही हम मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। बातें समझ ली बच्चों? बेसिक से क्या करने वाले हैं बिल्कुल समझ लियो कि अब आगे चलते हैं। इन सब का यूज पड़ेगा हमारे इसमें। सबसे पहले समझते हैं गॉस लॉ को। यही इक्वेशन नंबर 1 है हमारी मैक्सवेल की। क्या है गॉस लॉ? गॉस लॉ ये बोलता है, डायग्राम देखो, अगर चार्ज रखा हुआ है स्टैटिक कंडीशन में, जो कि कंडीशन हमारी क्या कह रही थी? क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि हमारे थर्ड वाला अल्फाबेट जो कह रहा था, अगर चार्ज ना रखा हुआ है स्टैटिक कंडीशन में तो उसके चारों तरफ से क्या निकलती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझो किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है जिसका सरफेस है ds, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है बच्चों? फ्लक्स। फ्लक्स होता है कोई भी चीज किसी सरफेस से निकल रही हो, नंबर ऑफ लाइन को फ्लक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो इसको बोल देंगे क्या? फाई ई बोल देंगे। क्या दिक्कत हो रही है? फाई ई क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा बच्चे? नंबर ऑफ लाइन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। कहां से पास हो रही है? ds से। और नंबर ऑफ लाइन को कैसे दिखाएंगे? इंटीग्रेशन लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है? देखो गॉस लॉ बन गया हमारा।
दोस्तों क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। सारा काम किससे हो रहा है, चार्ज कर रहा है सारा का सारा काम, और नीचे एप्सिलॉन नॉट लगा दो। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, परमिटिविटी। क्या होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी यानी कि किसी मटेरियल से परमिशन लेंगे ना हम भाई, चले भी जाएं कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजार दें हम, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तुम्हें किसी कॉलेज में जाओगे पढ़ने तो तुम्हें वो कॉलेज फीस लेगा, एक कार्ड प्रोवाइड करेगा, यानी कि परमिशन देगा एक तरीके की। तो हर जगह कहीं भी जाओ परमिशन तो लेनी पड़ती है। तो क्या है परमिटिविटी, नाम ही परमिटिविटी है। तो बच्चों के क्या आ गया, गोस लॉ आ गया। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो क्या करना चाह रहे हैं हम, इस गोस लॉ को इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखें, जब इधर भी इंटीग्रेशन हो तो कैसे लिखेंगे, ये है बच्चों एक चार्ज के लिए, और जब सारे सिस्टम के लिए निकालने तो चार्ज डेंसिटी ले लो भाई। डेंसिटी क्या होती है भाई, जो जिसकी निकाल रहे हैं वो, और पर यूनिट एरिया किसकी निकाल रहे हैं, चार्ज की, तो चार्ज पर यूनिट एरिया होती है डेंसिटी। देखो सिंबल भी बिल्कुल ऐसी है, मिरर इमेज, क्योंकि मिरर इमेज है। देखो ये रो क्या होगी, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डीवी। तो बच्चों डी क्यू क्या आ गया, इज इक्वल टू रो डीवी। अब टोटल की निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ भाई, टोटल की निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ से इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन हट गया, क्यों बराबर क्या आ गया, रो डीवी। इसमें रख दो और ये वैल्यू उसमें रख दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और रो डीवी। तो बच्चों ये क्या है, ये है मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में आ गई तुम्हारे पास। सिंपल है बच्चों, बिल्कुल सिंपल। अब इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हमें। डिफरेंशियल फॉर्म में भी तो देखो कौन सी दोनों फॉर्म है, इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म। कैसे लिखोगे देखो, अब आएगा हमारा पहला अल्फाबेट काम। दूसरा देखो बच्चों एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होते क्या है, बिल्कुल अपोजिट होते हैं दोनों चीज। अगर कोई चीज इंटीग्रेशन में है तो डिफरेंशिएशन में लिखोगे कैसे, उसे इंटीग्रेशन हटना चाहिए। बिल्कुल लॉजिक सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो इंटीग्रेशन हटाए कैसे भाई, ऐसा तो नहीं है कि काट दो, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि इधर डीएस है और उधर डीवी है। तो क्या करेंगे, इधर डीएस से डीवी बना लेंगे, और डीएस से डीवी कौन बनाता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, चेंज करती है सरफेस को वॉल्यूम में। तो क्या यूज कर लेंगे, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बच्चों समझ में आ रही बात, क्या कहती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये कहती है कि ई डॉट डी एस है इज इक्वल टू, इसे चेंज कर दो भैया डीवी में, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक काम कर लो भैया कि डेल डॉट ई ले दो इसका, यानी कि डाइवर्जेंस कर दो इसका। गॉस डाइवर्जेंस है ना, नाम में डाइवर्जेंस आ रहा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन बदल जाएगी। कौन सी वाली इक्वेशन बदल गई हमारी, ये वाली देखो, ई डॉट डी एस की जगह क्या रख दूं हम, डेल डॉट ई, और काय में रख दिया बच्चों ये डीवी में करके, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो डीवी। अब हटा सकता हूं मैं इंटीग्रेशन यहां से, क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेशन सेम हो गए। तो क्या आ गया, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है ये बच्चों, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन। आगे बात बच्चों समझ कितनी आसान है, ये बहुत आसान है बच्चों। आप 10 15 20 मिनट में सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीख लेंगे, यहाँ से कुछ नहीं करना होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे डायग्राम किसका बना रखा है मैंने, ऐसे ही जैसा गोस ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रूल दिया है, ऐसे ही गोस ने मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी दिया है। गोस कुछ नहीं कर रहा बच्चों, फ्लक्स देख रहा बस, किसका, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स देख लिया, फ्लक्स क्या होता है, पासिंग नंबर ऑफ लाइन थ्रू एरिया। अब ऐसे यहां देखेंगे मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि यहां से एन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, कहां जाती है, एस पे जाती है, एस पोल पे। तो बच्चों देखो, अगर मैं कोई एक सरफेस ड्रॉ करूं, कहीं भी ड्रॉ कर लो एक सरफेस, यहां कर लो, यहां कर लो, कहीं भी कर लो, तो बच्चों इससे जितनी लाइन आ रही है, जितनी लाइन इन है उतनी लाइन आउट नहीं है किसी भी सरफेस से। तो बच्चों किसी भी सरफेस का नेट फ्लक्स क्या हुआ उसका, जीरो। तो बच्चों कैसे लिखोगे मैग्नेटिक फ्लक्स को, भाई मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे तो लिखेंगे फाई बी, जैसा फाई ई लिखा था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एरिया। एरिया क्या है, सरफेस एरिया, इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा इस केस में, क्योंकि जितनी आ रही है उतनी बाहर जा रही है। तो मैग्नेट के केस में बी डॉट डी एस क्या आ गया, जीरो आ गया। अब इसको बेटा मुझे काय में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशियल फॉर्म में। और डिफरेंशियल फॉर्म में कब कन्वर्ट कर सकता हूं, जब मिनिमम डेल आए। डेल क्या है, देखो यहाँ पर डेल क्या है बच्चों, डिफरेंशियल फॉर्म। भाई यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड नहीं रखा, तो क्या है, डिफरेंशिएशन ही तो है। तो डेल कैसा आ सकता है भाई, इसे वॉल्यूम में चेंज कर दो, जैसे ही वॉल्यूम में चेंज करोगे, डीएस को डीवी में चेंज करोगे, तो गॉस डाइवर्जेंस लगेगी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चे,
देखो वॉल्यूम में जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो डेल डॉट बी ना जाएगा ये, अरे इंटू डीवी। क्यों कर रहा हूं मैं डायरेक्ट ये, क्योंकि इधर तो जीरो ही रखा है, इधर तो कुछ भी कर लो जीरो ही आएगा, और इस वॉल्यूम को इधर फेंक दो जीरो में, तो क्या आ गया बच्चों, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है बच्चों, हम डिफरेंशियल फॉर्म में पता क्यों ला रहे हैं बच्चों, इसलिए कोई कि तुम्हारे एग्जाम में इसलिए आती है भाई, तुम्हारे एग्जाम में इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म दोनों आती है, इसलिए मैक्सवेल ने इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा। ऐसा नहीं है, डिफरेंशियल फॉर्म में इसलिए लाते हैं किसी भी चीज को क्योंकि पढ़ना आसान हो जाता है उस स्क्रिप्ट को। देखो कैसे, ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन ये बता रही है कि ड्यू टू द जितने ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी किसी सरफेस में हमारी या किसी वॉल्यूम में हमारी, उतना ही ज्यादा डाइवर्जेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। डेल डॉट क्या बोलता है बच्चों, डाइवर्जेंस, ये रहा डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब फैलाव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा बाहर निकलेगा जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, यानी कि चार्ज होंगे। बिल्कुल सही बात है, पढ़ लिया नहीं ठीक से, अरे इसे पढ़ के देखो अगर ये पढ़ा जाए तो। इसलिए इंटीग्रल फॉर्म को किस में चेंज करा, डिफरेंशियल फॉर्म में, पढ़ने के लिए। और यहाँ देखो ये क्या बता रही है, ये बता रही है डाइवर्जेंस इन मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ मैग्नेट जीरो होता है, क्योंकि फैलाव उसमें कुछ होता ही नहीं, नेट फैलाव जीरो होता है, एन से निकलती है एस पे चली जाती है। और इसका दूसरा क्या होता है बच्चों फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे भाई, अगर बच्चों तुम इसको फैलाना चाहो, अब हम सोच रहे हैं कि मैग्नेट को तोड़ के हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एन से एस पे जा रही है, पूरा पूरा सर्किल बना रही है, काम करो सर्किल को बीच में से तोड़ो। कैसे तोड़ोगे, एन को एस से अलग कर दो, तो एन को एस से अलग करोगे जब, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर से एन एस, फिर से एन एस बन जाएंगे, दो मैग्नेट अलग से बन जाएगी। तो इसलिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मजा आ गया ना, बिल्कुल, चलो मोनोपोल बन ही नहीं सकता इसमें। अब चलते हैं अपनी कमाल की इक्वेशन पर, फैराडे ने क्या बताया। फैराडे ने बच्चों यहाँ पर बताया, देखो एक सर्किट ले रखा है फैराडे ने और गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया, किससे, एक कोयल को गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। क्या करा, मैग्नेट को आगे पीछे मूव करा रहा है वो। इसमें मूव कराने का मतलब क्या है बच्चों, मैग्नेट जब किसी सर्किट में मूव होगी तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स बदलेगा उस सर्किट में, क्योंकि भाई मैग्नेट से तो फ्लक्स निकल रहा ना बाहर। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन चेंज होगी एरिया में, पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर कोयल के एरिया में चेंज होगी। उस चेंज से क्या प्रोड्यूस हो जाता है बच्चों, एक ईएमएफ। क्या होता है देखो यहाँ पर, यानी कि एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है जब चेंज करते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स को विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये तो कह रहा ना देखो बच्चे, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ईएमएफ। माइनस साइन क्या दिखाता है बच्चों, लेंज लॉ। लेंज लॉ को भी छोड़ दो, लेंज लॉ मैंने डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, अगर हमारी डिटेल की वीडियो पर जाओ तुम यूनिट 2 की। आ जाओ बच्चों, ये आ गया है। चलो अब सिंपल सा ये समझ लो ईएमएफ क्या होता है बच्चों। एक बात बताओ, क्या किसी भी सर्किट में करंट बिना वोल्टेज के आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो बच्चों वोल्टेज ही है ईएमएफ, क्यों नहीं भाई, अगर वोल्टेज ईएमएफ है तो फैराडे ने यहाँ पर ईएमएफ वोल्टेज ही क्यों नहीं कहा, क्योंकि बच्चों फैराडे ने रूल दिया था हमारा सन 1931 में करीबन और 1931 में वोल्टेज नहीं आए थे, वोल्टेज आए थे करीबन 1980 में, यानी कि उनको हमने रिकॉग्नाइज किया था 1980 में, तो वोल्टेज नाम कहां से आ जाए। इसलिए उन्होंने रखा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लिया है, तभी तो करंट बनेगा। मजेदार चीज लग रही है ना। तो ईएमएफ क्या है बच्चों, वोल्टेज ही है एक तरीका का ईएमएफ। जब ईएमएफ वोल्टेज ही है तो हम एक चीज समझते हैं, क्या, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन हमें पता है, क्या होता है, E इज इक्वल टू dV बाई dl। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज कैसा लिंक करते हैं आपस में, E बराबर होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अब छोटी सी लेंथ में ले लिया तो dV बाई dl। मजे नहीं आ रहा बच्चों, आसान है बच्चे, बहुत आसान है। तो क्या हुआ, dV इज इक्वल टू E डॉट dl लिख लो, और पूरे सर्किट का ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन लगा दो। तो क्या आ गया बच्चों, V क्या आ गया, V आ गया E डॉट dl, और यही क्या है, EMF। यही तो EMF है। तो बच्चों वोल्टेज ही तो EMF है, तो इसे देख लो, ये इक्वेशन क्या बनी, ध्यान से देखो। तो क्या आ गया बच्चों, V की जगह क्या लिख दूं, यानी कि EMF की जगह E डॉट, एक तो आ गया E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस dB बाई dt। अब ये देखो क्या बनेगा, ये क्या है, फाई बी। फाई बी होता है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब B पासिंग थ्रू एरिया। तो ये क्या आ गई बच्चों, इंटीग्रल फॉर्म। ये क्या आ गई, इंटीग्रल फॉर्म आ गई।
आई एन टी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। अब क्या करना है इसे बच्चों, अब हमने इंटीग्रल फॉर्म को किस में चेंज करना है, डिफरेंशियल फॉर्म में। कैसे करोगे देखो, ये डीएल है, अल्लाना किस में, डीएस में। भाई इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन हटना चाहिए ना, जब भी तो डिफरेंशियल फॉर्म में आएंगे। और इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन तब हटेगा जब बराबर हो। तो डीएल से डीएस में कौन ले जाता है, ये रखा स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम लाइन से सरफेस में ले जाती है, तो यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। देखो स्टोक्स थ्योरम कहां लगाएंगे, ई डॉट डीएल में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, स्टोक्स थ्योरम ये कहते हैं भैया कुछ ना करो, इसे डीएस में ले जाओ, बस एक काम कर लो, इसका कर्ल ले दो जो भी है कर ले दिया हमने। तो क्या आ गई देखो इक्वेशन बच्चों, भाई ये वाली इक्वेशन कैसे बदल जाएगी, ई डॉट डीएल की जगह क्या आएगा इस बार, डेल क्रॉस ई। बच्चों इतना आसान है ये चीजें, आपको कुछ नहीं करना, बस ये वीडियो देखो और बात खत्म हुई। ये आ गया बच्चों। अब डीएस से डीएस हटा सकते हैं, तो क्या आ गया, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी। देखो बच्चों अब पढ़ना आसान क्यों हो गया, भाई इससे इंटीग्रल फॉर्म से कुछ पता चल रहा नहीं, लेकिन इससे सब कुछ पता चल रहा है। फैराडे का सारा कंट्रीब्यूशन इसमें रखा है। क्या है बच्चों ये, ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हमें कैसा क्या पता था, अब तक ये पता था कि कोई चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में हो, रोका हुआ हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन फैराडे ने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन कर दिया, ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे के सारे मोटर, सारे के सारे पंखे इस पे घूम रहे हैं, जो भी मोटर है इस फैराडे के रूल पे। है ना मजेदार, और इसको ही हम रट लें। भाई क्यों रट ले हम इसको, ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बच्चों चला रहा है चार्ज को, और जब चार्ज चलेगा करंट बन रहा है, इस पे तो सब कुछ घूम रहा है, मोटर छोटर सब, लाइट वाइट। आगे बात समझ में बच्चों, मजा आ गया होगा इस रूल में। अब चलते हैं एम्पियर्स लॉ पे। एम्पियर्स ने क्या बताया, भाई हमने सेकंड वाला ये फॉर्मूला ये क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने, जब चार्ज मूव करता है तो करंट बनाता है, और करंट जहां बनेगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, सही बात है। तो यानी कि एक तरीके से ये एम्पियर्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गोस लॉ है। गोस ने क्या बताया था, जब चार्ज रखो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। एम्पियर्स क्या बता रहा, जब चार्ज चल जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। जब ये एम्पियर्स लॉ एकदम गोस लॉ है, तो ये बिल्कुल गोस लॉ की तरह काम करेगा। देखो कैसा करेगा, देखो वहां पर क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड डॉट। वहां पर क्या था गोस लॉ में, डीएस, देखो आ रहा डीएस, लेकिन यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, डीएल। क्या ले रहे हैं, देखो डायग्राम को समझो। अगर कोई करंट है किसी वायर में जा रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। हम देखना चाह रहे हैं किसी एक यूनिट लेंथ में, भाई एक वायर है उसकी एक छोटी सी यूनिट लेंथ में देखना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डीएल की डीएस की जगह डीएल इज इक्वल टू, वहां पर क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आएगा म्यू नॉट। और किसकी वजह से सारा काम हो रहा था वहां पर, चार्ज की वजह से। लेकिन यहाँ किसकी वजह से सारा काम होगा, करंट की वजह से। इसे ही एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। इतना आसान है ये, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है ये गॉस लॉ। लेकिन वहां पर क्या है बच्चों, डीएस है, क्योंकि एरिया से बात कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं छोटी सी वायर की। तो ये क्या है, डीएल। सारा काम वहां पर चार्ज कर रहा है, यहाँ सारा काम करंट कर रहा है। म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की कहानी अलग है, ये क्यों उधर ऊपर नीचे रखे हुए हैं उसकी अलग बात करेंगे, वो बहुत लंबी चर्चा है। ये बात आ गई बच्चों। अब इसको फिर से काय में चेंज करना है, इंटीग्रल फॉर्म में, लेकिन इधर तो इंटीग्रेशन है नहीं, तो काय में बनाएंगे, इंटीग्रेशन में तो क्या लेंगे, चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ली थी, यहाँ करंट डेंसिटी लेंगे। नाउ करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट डेंसिटी क्या होगी बच्चों, करंट डेंसिटी देखो, करंट डेंसिटी को जे बोलते हैं। ये क्या होता है, चार्ज सॉरी करंट पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, डीएस ले लो, डीएस ही ले रखा ना एरिया को हमने, तो एस ले लिया। ऐसा क्यों होता है बच्चों, एस क्यों, सरफेस एरिया क्यों होता है, एक बार बताओ। जब चार्ज रखा है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है सारा का सारा, लेकिन जब चार्ज चल गया तो करंट बनाया। तो क्या जब करंट किसी वायर में फ्लो होगा, तो क्या एक इंस्टेंट पॉइंट पे जब हम उसका एरिया लेंगे, वॉल्यूम कैसे ले सकते हैं, इंस्टेंट पॉइंट पे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ही तो आएगा किसी वायर का, जब चार्ज फ्लो होगा तो करंट बनाएगा। तब बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से आया ये। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या निकालना, आई, तो कैसे निकलेगा देखो, डी आई बराबर क्या आ जाएगा, जे डॉट डीएस, इंटीग्रेशन कर दो क्योंकि पूरे का करना है ना, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, जे डॉट डीएस, पुट कर दो किसमें, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, इंटीग्रल फॉर्म आ गई, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आया बच्चों,
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी एस। बताओ मजा आया क्या नहीं? क्या है बच्चों? इंटीग्रल फॉर्म। और मैक्सवेल इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल डिफरेंशियल दोनों आती जा रही है, मैं ब्रैकेट में बंद करता जा रहा हूं। अब क्या करना बच्चों? अब इसकी इंटीग्रल फॉर्म लानी है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा। पढ़ना मुझे तो ठीक से। कैसे लाओगे? डीएल को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीएस में। क्या लगेगी? स्टोक थ्योरम लगा दो, यूजिंग स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम क्या कहती है कि भाई बी डॉट डीएल है, कोई बात नहीं, इसे डीएस में ले जाओ। बस एक काम कर दो मेरे लिए, कर्ल कर दो मैग्नेटिक फील्ड का। ये कर दिया कर्ल मैग्नेटिक फील्ड का। तो क्या आ गया बच्चों इक्वेशन? अब देखो ये क्या बन गई? ये बन गई डेल क्रॉस बी, और ये आ गई डीएस में, इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डीएस है। इंटीग्रेशन हटा दो, क्या बन गई? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। बताओ आ गई नहीं डिफरेंशियल फॉर्म मैक्सवेल इक्वेशन की? मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है पर ये अभी आएगी मैक्सवेल इक्वेशन फोर्थ वाली। लेकिन अभी देखो क्या हुआ। ये क्या बता रहा बच्चों? ये बता रहा है कि करंट डेंसिटी क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ओरिस्टिन ने जो बताया था, यानी कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है कब? जब जे आ जाए। यानी कि करंट डेंसिटी क्या बताती है? कर्ल इन मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे कि चार्ज डेंसिटी क्या बताती है बच्चों? डाइवर्जेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। मेरे ख्याल से आपको यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी चीजें। अब चलते हैं आगे बच्चों। कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने क्यों लिख रखी है यहाँ पर? इसलिए लिख रखी है बच्चों क्योंकि काम आने वाली है यहाँ। बिना कंटिन्यूटी इक्वेशन के हम एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाइड नहीं कर सकते, और मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, वही है बच्चों मैक्सवेल इक्वेशन। चलो देख लेते हैं इसे क्या है। ये तो बहुत ही आसान है। ये क्या कह रहा है बच्चों? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी किसमें? किसी भी चीज की कंटिन्यूटी। समझो यहां पर हमने 10 चार्ज रख रखे हैं, 10 में से 5 को यहां ले गए, 10 में से 5 को इस वॉल्यूम से बाहर ले गए, तो बच्चों चार्ज घटे। एक बार बताना, जब चार्ज चलेंगे तो चार्ज के घटने से करंट नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं एक करंट बना यहां पर इज इक्वल टू क्या करने से? चार्ज के बदलने से विद रेस्पेक्ट टू टाइम। भाई चार्ज के बदलने, चार्ज को बदलना कैसे लिखोगे मैथमेटिक्स में? ऐसे तो लिखोगे कि चार्ज बदल रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी। और चार्ज क्या हो रहा है? इस वॉल्यूम से घट रहा है क्या? नहीं घट रहा है, तो माइनस साइन और लगा दो। मजा आया? इसे ही कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। अब इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में देख लो, इसे इतनी आसान है ये। अब बच्चे एक बार बताओ, क्या आई हमने अभी अभी आई और जे इंटीग्रल में निकालने लिए? इंटीग्रल फॉर्म में आई बराबर क्या निकालना है? जे डॉट डी एस। और क्यू बराबर क्या निकालना है? क्यू बराबर निकालना है रो बराबर, सॉरी वो हम क्यू बराबर क्या निकालना है? रो इंटू डीवी। देखो ये रहा, क्यू बराबर रो इंटू डीवी और आई बराबर जे इंटू डी एस। अभी अभी निकाला है, रख दो दोनों को यहाँ। तो क्या आ गया? जे डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और ये क्या आ गया बच्चों? रो डीवी। क्या ये ही हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं होती बच्चों इंटीग्रल फॉर्म में? भैया होती है, इससे आसान क्या मिलेगा? और इंटीग्रल फॉर्म होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन की। अब बच्चों हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखनी है, तो क्या करोगे? डीएस से डीवी में ले जानी, गॉस डाइवर्जेंस लगेगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों मैं ये, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। क्या क्या होएगा यहाँ पर? ये डीएस डीवी में बदल जाएगा। बस एक काम करो, क्या करना है? डेल डॉट जे ले दो, इसका ले दिया, डीवी में लिख दो इसे, माइनस डी बाई डी टी। ये क्या आ गया? रो डीवी। डाइवर्जेंस से डाइवर्ट, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम खत्म करो, ये आ गया जे डॉट डी माइनस के डी रो बाई डी टी। बताओ मजा ना आ गया तो मैं इसमें तो क्या और क्या लोगे बच्चों तुम? क्या आ गई है बच्चों? करंट डेंसिटी किसके फॉर्म में आ गई? डिफरेंशियल में। क्या बताना चाह रही है? डिफरेंशियल फॉर्म से पढ़ के देखेंगे क्या बताना चाह रही है। ये बता रही इतना चाह रही है बच्चों, अगर हम चार्ज डेंसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में बदलें तो डाइवर्जेंस आ जाता है करंट में, यानी कि करंट डेंसिटी में डाइवर्जेंस आ जाता है। बात समझ रहे हैं बच्चों? यानी कि करंट पैदा होगा बिल्कुल इसके घटाने से। डाइवर्जेंस मतलब फैलाव करंट में। बात समझ गए? क्या बताती है बच्चों ये? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, चार्ज का कंजर्वेशन ही तो है। एक बात बताओ, 5 10 में से यहाँ गए 5 बचे, अब 5 को यहाँ ले जाओ तो 5 प्लस 5 10 ना हो जाएंगे, तो कंजर्वेशन चार्ज ही तो बता रहा है। और क्या बता रहा? आगे बच्चा बात समझ, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब करते हैं मॉडिफिकेशन इसमें। भाई मॉडिफिकेशन का आइडिया किसे आया?
मैक्सवेल को। कैसे आया देखते हैं। यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या है बच्चों हमारा, ये रहा डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। क्या है बच्चों, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे होता है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका डाइवर्जेंस ले दो दोनों तरफ। क्यों ले रहे हैं बच्चों डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट, ये रहा डेल डॉट लेना दोनों तरफ। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डेल डॉट रखा कंटिन्यूटी इक्वेशन में। देखते हैं क्या होगा। टेक डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट ऑन बोथ साइड। ले दो बच्चों, क्या हुआ, डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डेल डॉट जे। ये तो आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज क्या बन गई है, ये वाली चीज। इसका मतलब ये है, देखो डेल डॉट का मतलब है डाइवर्जेंस, और आगे आ रहा है डेल क्रॉस। डेल क्रॉस का मतलब है घुमाव, रोटेशन। इसका मतलब है फैलना, इसका मतलब है रोटेशन। क्या बच्चों एक ही चीज में फैलाव और रोटेशन एक साथ आ सकते हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं आ सकते। कैसे समझोगे इस बात को, इस बात को समझो। अगर हमने बकेट में जब नहा रहे होते हैं बचपन में, या अब भी बकेट में पानी के बाल्टी में पानी ले रखा है और उसको ऐसे घुमाओ बहुत तेज, तो वो घूमने लग जाएगा, मतलब रोटेशन। और उसको तुरंत एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एकदम दूसरी तरफ घुमाओ, तो क्या होगा, फैल नहीं जाएगा, बाहर नहीं गिरेगा जाकर। तो क्या बाहर फैला हुआ पानी भी घूम रहा है? नहीं, उसमें फैलाव आ गया लेकिन अब नहीं घूम रहा हो। या तो घूम ही रहा ही था पानी, या फिर फैल रहा पानी। एक साथ नहीं हो सकता ना ये चीज, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये जो चीज लिख रखी है एक साथ हो नहीं सकती किसी भी चीज में, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पानी हो, कुछ भी हो। तो यानी कि ये क्या हो गया, जीरो। इजिकल टू क्या हो गया, म्यू नॉट डेल डॉट जे इजिकल टू जीरो। अब म्यू नॉट जीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, म्यू नॉट है बच्चों एक फ्री स्पेस, या कोई भी स्पेस जहां पर ये सारा काम हो रहा है। उसको अपने सिनेरियो से कैसा हटा दोगे, जहां पर ये काम हो रहा है, यानी कि जगह को कैसा हटा दोगे, नहीं हटा सकते ना, इसलिए म्यू नॉट जीरो नहीं हो सकता। तो क्या जीरो होगा बच्चों, डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो होगा। अब यहां से कमाल का आइडिया आया, देखो क्या। एक बार बताओ, कंटिन्यूटी इक्वेशन बता रही है डेल डॉट जे होगा इतना। कंटिन्यूटी इक्वेशन देखो क्या बता रही है, डेल डॉट जे क्या होना चाहिए, माइनस जीरो बाई डी टी। और लेकिन एम्पियर्स लॉ में डेल डॉट जे क्या आया है, जीरो। ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन है चार्ज का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन लॉ कभी भी फेल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, कंजर्वेशन क्या है, 5 + 5 इज इक्वल टू 10। कैसे फेल कर दोगे इसे, नहीं कर सकते। और एम्पियर्स लॉ भी अपनी जगह फेल नहीं हो सकता। क्यों, एम्पियर्स बहुत बड़े साइंटिस्ट है उस समय के, मैक्सवेल डायरेक्टली ये नहीं कह सकते ये गलत है। तो गलत क्या है भाई, या तो ये गलत है, ये गलत है। गलत कोई भी नहीं है बच्चों। बता क्या हो रही है, एम्पियर्स लॉ केवल वैलिड है सेकंड, इस वाली कंडीशन तक। ये जो चीज लिख रही है ना, बहुत तगड़ी चीज लिख रही है। मतलब अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तब तक वैलिड है हमारा एम्पियर्स लॉ। कांस्टेंट क्यों, टाइम के साथ वेरिएशन नहीं आना चाहिए उसमें। चार्ज का घटना बढ़ना टाइम के साथ नहीं होना चाहिए, तब तक हमारा कौन वैलिड है, एम्पियर्स लॉ। जब तक चार्ज घट रहा बढ़ रहा नहीं है, बस कांस्टेंट वेलोसिटी बहता जा रहा है, करंट बहुत कांस्टेंट वेलोसिटी से बहता जा रहा है, चार्ज घट रहा बढ़ रहा नहीं है उसमें, बात समझ रहे हैं, तब तक वैलिड है। लेकिन अगर चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में बदलेगा तो डेल डॉट जे इतना आएगा। देखो चार्ज टाइम के साथ नहीं बदल रहा, क्या चार्ज डेंसिटी, तो इतना आ रहा है। और जब चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ नहीं बदल रही तो जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। किस कंडीशन में, जब चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में बदले तो क्या होगा, वही देखना चाह रहा है मैक्सवेल। देखते हैं चलो क्या होगा चार्ज जब टाइम के साथ में बदलेगा। बच्चों बातें समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होगी। यहाँ देखो मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन हमारा क्या हुआ। अब आगे देखो क्या हो रहा है। एक ऐसी चीज बताओ मुझे जो कि चार्ज को घटाती बढ़ती हो। मेरे ख्याल से वो क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर को अगर हम लगाएं तो कैपेसिटर का अगर तार जोड़ दें बैटरी से तो चार्ज होना शुरू, और अगर हटाएं तो डिस्चार्ज होना शुरू। अगर ऐसे ही करते रहें, फ्लक्चुएट करते रहें स्विच को, हम अपने ए से बी जोड़ते रहें, हटाते रहें, तो चार्ज जुड़ेगा और घटेगा, जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा घटेगा। मतलब चार्ज को क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो बस हो गया काम। यहाँ पर ही देखो क्या करा इसने। इसने देखा कि एट पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं, क्योंकि करंट तो बन रही है इसमें, और जहां पर करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है। और स्टीड ने पहले ही बता रखा है ना, एम्पियर्स लॉ वही है।
तो एक मैग्नेटिक फील्ड आया, यहाँ पर रख के देखा इसने कंपास, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड आया पी पॉइंट पर, ठीक है चलो समझ लो 1 टेस्ला का एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब सेम टू सेम कंपास रखा उसने क्यू पॉइंट पर, ये क्यू पॉइंट जो है, यहां भी बच्चों एकदम सेम अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड आया निकल के, ये रहा बिल्कुल सेम अमाउंट का 1 टेस्ला। ये तो बिल्कुल ही कमाल हो गया। मतलब भाई अब तक हमें ये पता था कि जहां पर करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन क्या कैपेसिटर के बीच में कोई करंट है? कैपेसिटर के बीच में तो एयर है या फिर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर तो करंट हो नहीं सकता, तो यहाँ पर कैसा आ गया मैग्नेटिक फील्ड? बात समझ रहे हैं? बिल्कुल नई इन्वेंशन है ये। कैसा आया मैग्नेटिक फील्ड? देखो जब हम चार्ज को घटा बढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे जाता है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रहा होगा? प्लस से माइनस की तरफ जा रहा होगा। और जब चार्ज इस प्लेट पे घट रहा बढ़ रहा है, घट रहा बढ़ रहा है, तो उसके चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दो, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। इसको ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब बिल्कुल उल्टा फैराडे का। फैराडे ने क्या बता रखा है? ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या हो रहा है? ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। कमाल की चीज है बच्चों, इसने दुनिया बदल के रख दी पूरी। आज हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जो भी सैटेलाइट से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, यूट्यूब से तुम वीडियो देख पा रहे हो, फोन पे बात कर पा रहे हो, रेडियो सुन पा रहे हो, जो भी कुछ कर पा रहे हो इस चीज की बदौलत है। चलो अब देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम अपने उसमें फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो यहां पर देखते हैं, है ना बच्चों, कैसे लिख सकते हैं। इन्होंने क्या कहा? एक आईडी प्रोड्यूस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल देंगे, और उसकी वैल्यू होगी ये डी फाई ई बाई डी टी। ये क्या है बच्चों? ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है करंट, आईडी बोल दिया उसे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चों हमें एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करना है, तो करंट के साथ ही तो करंट को जोड़ पाओगे, तो इसलिए ऐसी वैल्यू ले रहे हैं हम जो कि करंट ही हो, इसलिए एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई करिए यहाँ, जिससे उसकी करंट की डायमेंशन आ जाए। अब ये देखेंगे हम कि ये कैसा आई है। क्या देखेंगे कि ये बनी कैसे भाई? इसका प्रूफ देखेंगे, ये बना कैसे। प्रूफ देखो इसका, प्रूफ कैसा आएगा देखो। क्या ले बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यहाँ पर फ्लक्स आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहां पर होता है फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का? कहां पर है बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। गोसलो में। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोसलो में नहीं आया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सबसे ही सस्ता मेथड बता रहा हूं, तो मैं इतना सस्ता मेथड कोई नहीं बता सकता इसको लाने का। देखो अब क्या करो, इसको भाई क्या लाना है हमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या कर दो? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसे। क्या आया? डी फाई ई। यही तो करना है भाई, टाइम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बदलना है। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? जब चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में बदले तो उसे ही तो करंट बोलते हैं। तो क्या आ गया? डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आई। इसे बोल दो डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी बोल दिया। क्या दिक्कत हो रही है? बोल सकते हैं आईडी। तो आईडी बराबर क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। बताओ मजा ना आ गया? ये मजा आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। तो बच्चों एम्पियर्स लॉ मॉडिफाई कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। सो एम्पियर्स लॉ बिकम, क्या हो गया? देखो यहां पर बदलेंगे हम, क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म बदल रहे हैं, डिफरेंशियल फॉर्म अभी बदलेंगे। क्या आ जाएगा ये देखो? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, एक तो आई है ही, प्लस आईडी और जुड़ जाएगा, और आईडी की वैल्यू रख दो। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और प्लस आईडी की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। बताओ मजा आया क्या? आ गया होगा मजा। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दो। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें स्क्रिप्ट पढ़ना, जो हम अननोन भाषा में हमारे पास लिखी हुई है उसको पढ़ना आसान हो जाता है। लिख दो बच्चों डिफरेंशियल फॉर्म में। कैसे लिखोगे भाई? आई बराबर हम जानते हैं जे डॉट डी एस होता है, और फाई ई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी ए। ई डॉट डी एस होता नहीं है क्या बच्चों? ये भाई ये गॉस लॉ है, और ये बताइए हमें करंट डेंसिटी में होता है फॉर्म, तो इसमें रख दो बस वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? बी डॉट
dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई क्या आ गया j डॉट ds प्लस एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लगाओ और इसे ब्रैकेट में बंद करो क्योंकि म्यू नॉट बाहर है, एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा बच्चे e डॉट ds, ये बंद हो गया सब कुछ। अब बताना बच्चों इधर ds है इधर dl है, तो क्या करोगे इधर क्या लगा दोगे स्टोक थ्योरम, तो इधर स्टोक थ्योरम लगा दो, यहाँ यूजिंग डायरेक्ट लगाऊंगा बच्चों में STOKES स्टोक थ्योरम डायरेक्ट लगा दो एकदम। तो क्या स्टोक थ्योरम क्या कहती है कि B का कर्ल ले दो और इसे चाहे तुम ds में लिख दो और म्यू नॉट को बाहर लिख रहा हूं मैं, और ये j डॉट ds है ऐसा कैसी एप्सिलॉन नॉट e डॉट ds है ऐसा कैसी। तो बच्चों अब डिफरेंस भाई देखो सारे में ds आ रहा है, हटा दो सब कुछ भाई, सारे में ds है तो हटा दो, तो क्या आ गया डेल क्रॉस b इज इक्वल टू म्यू नॉट j प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट de बाई dt। बेटा de बाई dt भी चल रहा है यहाँ, ध्यान रखना यहाँ सारे में एप्सिलॉन नॉट है, dy dt भी चल रहा है क्योंकि ये रहा dy dt, हर जगह dy dt भी लिख दो, एप्सिलॉन नॉट है dy dt भी चल रहा था, बस बात खत्म हुई। ये हो गया हमारा मॉडिफिकेशन। अब यहाँ से पता क्या चला, यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि J जो करंट है वो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही करता है, लेकिन ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस होता है एक मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल उल्टा फैराडे का। क्या मजा नहीं आ गया बच्चों इसमें? ये था हमारी मैक्सवेल इक्वेशन, इतनी आसान डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में, इससे आसान मेरे ख्याल से नहीं हो सकता कुछ, अगर आपके अकॉर्डिंग हो तो कुछ तो देख लीजिएगा बच्चों। अब बच्चों फिजिकल सिग्निफिकेंस और लिखना सीखते हैं, आपको मैं सिखा के जा रहा हूं, बस खुद लिख लेना। फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या करते हैं हम, देखो जैसा कि पहली इक्वेशन का लिखना मुझे, तो पहला पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, पहला पॉइंट लिखूंगा क्या है ये, दिस इज द गॉस लॉ, एक के लिए लिख रहा हूं मैं, दिस इज द गॉस लॉ, पहली फॉर्म आ गई। दूसरी फॉर्म पहले पॉइंट में लिख दिया, दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, देखो यहाँ देखो ये है, ये टाइम डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, लिख दो दिस इक्वेशन, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ये लिख दो। और तीसरे पॉइंट में क्या लिख दो, जो बता रहा है ये क्या बता रहा है, क्या है, चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये बता रहा है चार्ज डेंसिटी रो जितनी ज्यादा होगी उतना ही डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना ही ज्यादा होगा। ऐसे ही सारी लिखनी है हमें, बहुत आसान है फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखने। देखो दूसरे में क्या लिखोगे, ये क्या है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, पहले लिख दी, क्या है टाइम डिपेंडेंट है, नहीं इंडिपेंडेंट है। और क्या लिखोगे, यहाँ पर मैं इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, इन केस ऑफ मैग्नेट में डाइवर्जेंस जीरो होता है मैग्नेटिक फील्ड में, दो लिख दी। तीसरी में क्या लिखोगे, ये क्या है बच्चों, ये है फैराडे लॉ, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और ये क्या है टाइम डिपेंडेंट है। ऐसी सारी लिख दो, बात खत्म हुई, यही फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। चलो बच्चों और कुछ देखते हैं। बच्चों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, क्या मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, यानी कि मैक्सवेल इक्वेशंस फ्री स्पेस में कैसी वेव रखती है, यानी कि मैक्सवेल इक्वेशन से हम वेव बनाएंगे और दिखाएंगे कि वेव की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, यानी कि ये वेव किस स्पीड से मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट से, ये हमें प्रूव करना है। और दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, इसके दो पार्ट हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर हैं यानी कि ई और बी वो चलते हैं नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किसे बोलते हैं बच्चों, के क्या होता है बच्चों, वेव जिस डायरेक्शन में चलती है उसी डायरेक्शन को हम के बोलते हैं, के होता है वेव प्रोपोगेशन कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होती है, हमें सबको पता है बच्चों, है ना। तो हमने क्या, हमारा क्या काम है इस क्वेश्चन का, दो काम है। सबसे पहले क्या प्रूफ करना है कि मैक्सवेल इक्वेशन को बनाना है फ्री स्पेस में, सबसे पहले तो यानी कि वेव इक्वेशन बनानी है उसकी, और इसकी स्पीड प्रूफ करनी है c = v या 1/μ0 ε0, ये भी लिखा जाता है पेपर में, है ना, ये काम है। दूसरा क्या काम है हमारा, ट्रांसवर्स नेचर, ऐसे भी आ जाएगा लिखा हुआ कि ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करो, या फिर जैसा लिख रखा है क्वेश्चन में ये भी आ जाएगा कि E और B आर नॉर्मल टू K, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है K के। बच्चों दो तरह की हमारी नेचर वेव होती है नेचर में, एक ऐसी होती है जो ट्रांसवर्स नेचर रखती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव वाली वेव होती है
जिसके कंपोनेंट यानी कि जिससे वो मिलकर बनी होती है उसी की डायरेक्शन मूव करें जिस डायरेक्शन में वेव जा रही हो। ऐसी कौन सी वेव है? साउंड वेव है। और ट्रांसवर्स कौन सी वेव होती है? ऐसी वेव जिसके मॉलिक्यूल्स जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है उसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं। ऐसी कौन सी वेव है हमारी? ईएम वेव। इसलिए इसका नाम क्या रखा है? ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करना है इसका। ये सब चीजें इसलिए लिख दी है मैंने बच्चों जिससे वीडियो हमारी ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगी क्या है ये। देखो बच्चों, अब हम हमेशा जब भी कुछ भी चीज करेंगे तो हम मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करेंगे, आपको पता ही है। तो मैक्सवेल इक्वेशन इन जनरल कंडीशन हमने लिख दी, ये होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है, सबको पता है। हमें नहीं पता तो बच्चों लिखना सीखो। कैसे लिखते हैं? एक बार डाइवर्जेंस लेना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसमें जीरो आना ही है। फिर दूसरी बार क्या लेना है? दोनों का कर्ल लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बनानी सीख ली, एक बार डाइवर्जेंस, दूसरी बार कर्ल दोनों का। ये बताइए हमें फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या होता है? ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है बच्चों? मॉडिफिकेशन एम्पीयर्स लॉ। ये क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से बन सकता है मैग्नेटिक फील्ड में कर्ल, एक तो करंट से, करंट डेंसिटी से, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज से। सही है बच्चों, यही है। अब हमने कहा लिखनी है इसे? फ्री स्पेस में। क्या होता है बच्चों फ्री स्पेस में? देखो क्या फ्री स्पेस में चार्ज डेंसिटी और चार्ज करंट यानी कि करंट और चार्ज दोनों जीरो नहीं होने के? भाई फ्री स्पेस में कुछ है कोई? जब फ्री स्पेस में कुछ भी नहीं है तो वहां चार्ज भी नहीं है, चार्ज नहीं है तो चार्ज डेंसिटी नहीं है, चार्ज डेंसिटी नहीं है तो करंट डेंसिटी नहीं है, क्योंकि चार्ज चल रहा ही नहीं है तो करंट नहीं बना रहा, करंट नहीं बना रहा तो करंट डेंसिटी नहीं बन रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रो और जे दोनों जीरो हैं। रो और जे दोनों के जीरो को यहाँ पर रख दो, इस इक्वेशन में क्या बन गई? नेचुरल इक्वेशन में फ्री स्पेस बन गई, बना लोगे तुम बहुत आसान से। देखो ये बन गई, जीरो रख दो जहां भी रो और जे आ रहा है। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट बात सीखो बच्चों। देखो हमें बनाना क्या है? जनरल वेव इक्वेशन से हम कंपेयर कर रहे हैं, भाई हमें बनानी है मैक्सवेल इक्वेशन। लेकिन क्या है ये? है तो वेव ही एक तरह की। मैक्सवेल इक्वेशन से क्या बनानी है? जनरल वेव इक्वेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एक वेव इक्वेशन बनानी है। और हमें जनरल वेव इक्वेशन पहले से पता है। भाई हम कभी भी जब भी कोई जैसे कार बनानी है किसी कंपनी को, तो भाई वो दूसरे की कॉपी करेगी ना। कॉपी इन द सेंस पहले कोई मॉडल होगा तैयार, क्या चार पहिए होते हैं उसमें, या फिर किसी ने करा होगा कॉन्सेप्ट तैयार, चार पहिए होते हैं, एक मोटर होता है ना, और एक स्टीयरिंग होता है, ऐसा है ना, ऐसा ऐसा सब कुछ, तेल भरने के लिए टंकी होती है, ये सब कुछ है ना, एक ढांचा होना चाहिए। तो हमारे पास क्या ढांचा है जिससे हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वेव इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं? वो है हमारी जनरल वेव इक्वेशन, ये वाली। जो क्या है बच्चों? ये बताती है चेंज इन स्पेस विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी और विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन। ये क्या होता है बच्चों? ये ई हमने रख रखा है, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। ये बच्चों हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में यूज करी थी, श्रोडिंगर इक्वेशन में यहाँ पर साई रख दिया था। जनरल कंडीशन में यहाँ पर यू होता है, एक्स होता है, कुछ भी हो। ये बता रही है चेंज किस में? उस वाले वेरिएबल में जो भी हम ले रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिया इसका? क्योंकि दो वेरिएबल है यहाँ पर, एक्स और टी। चलो बच्चों ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया यहाँ पर हमने। ऐसे ही सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में बनाने क्या हो गया? लेकिन बच्चों ये क्या, कौन सी डायरेक्शन, कितनी डायमेंशन में? 1D, क्योंकि एक्स आना। देखो इसे 3D में कैसे लिखा जा सकता है? ऐसा लिखा जा सकता है, देखो एक्स वाई जेड लिखा जा सकता है बिल्कुल। और बच्चों अगर इसको हम देखें गौर से तो बच्चों डेल स्क्वायर होता है। डेल स्क्वायर क्यों होता है बच्चों? आपको पता हो डेल क्या होता है? देखो डेल होता है बच्चों, डेल इज इक्वल टू होता है डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के। और अगर मैं इसका डेल के साथ डेल का डॉट प्रोडक्ट लूं तो आई की आई से मल्टीप्लाई होगी, जे के जे से और के की के से, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, अदरवाइज सारे जीरो होते हैं। तो क्या होगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर होके ही आ जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर होगा। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, बात समझ गए होंगे क्या है। मल्टीप्लाई करा के देखना, किसकी? डेल डॉट डेल करा के देखना, आई की आई के साथ मल्टीप्लाई करा के देखना, उसे 1 बनाना, तो ये बनेगा। इसको हमने डेल स्क्वायर लिख लिया। यहाँ तक बात कंफर्म है? यहाँ तक बात समझ में आ गई है? यानी कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो बच्चों। इसे कौन सी को? इक्वेशन नंबर इसे 1 डाल लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा ये मॉडल है, यानी कि एक ये मॉडल कार है हमारी, ऐसी कार बनानी है हमें। किसको यूज करके? अपनी चार इक्वेशन को यूज करके। भाई यही तो है हमारे पास सौदा सारा का सारा, यानी कि चार ये हमारे पास कंपोनेंट है, इसको यूज करके एक ऐसी चीज बनानी है, कुछ मॉडल बनाना है। चलो बनाते हैं इसका, इसे कुछ कार में कन्वर्ट करते हैं अपनी मैक्सवेल इक्वेशन को जो ऐसी पड़ी हुई है। ठीक है चलो कैसे करेंगे? देखो सिंपल था। देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि कार का अगला वाला हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है? डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर मतलब ऐसी इक्वेशन उठाएंगे ना यहाँ पर,
जिसमें डेल आ रहा हो तो डेल तो कहोगे सर सर सारों में आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में डेल तो है, लेकिन इधर भी तो कुछ है, यानी कि पीछे भी तो दो पहिए लग रहे हैं कार में। लेकिन इस कार में इस वाले के हिसाब को देखो, इस वाली को, इधर तो है कुछ लेकिन इधर तो जीरो है, तो इसको नहीं उठाएंगे। सेकंड में देखो इधर है लेकिन इधर भी नहीं है कुछ, इसे भी नहीं उठाएंगे, तो कौन सी यूज करेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर। चलो देख लेंगे वो तो, यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड, मैक्सवेल इक्वेशन, यानी कि मैक्सवेल इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर थर्ड आता है। क्या है बच्चा थर्ड? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डेल बी बाई डेल टी। एक वन बाई वन चलेंगे बिल्कुल हिसाब से। देखो एक बात बताओ बच्चों, अब हमारे पास डेल तो आ गया, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमारा मॉडल है इसमें डेल स्क्वायर है, तो क्या करें फिर? डेल की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। और डेल की मल्टीप्लाई, डेल है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, भाई वेक्टर होता है डेल, यानी कि आई जे के होता है जिसमें वेक्टर है वो। अब वेक्टर क्वांटिटी की दो तरीके से मल्टीप्लाई हो सकती है, या तो डॉट प्रोडक्ट करा लो या क्रॉस प्रोडक्ट करा लो। अब मुझे बताओ, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करा दूं ना, चलो करा के देखते हैं। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ले लो तो डेल डॉट आ गया, डेल क्रॉस ये आ गया। बच्चे ये क्या बन गया तुम्हें पता है क्या होता है? अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो दोबारा समझो, बहुत बार बता चुका मैं। डेल डॉट है डाइवर्जेंस, डेल क्रॉस है कर्ल। इसका मतलब होता है बच्चों, डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, और डेल क्रॉस कर्ल का मतलब होता है किसी चीज का घूमना। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। एक साथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम घुमा भी रहे हैं और उसको फैला भी रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे कि आप एग्जांपल समझो पानी का, आपने बाल्टी अपनी बाल्टी में बकेट में पानी ले लिया, ऐसा है ना, उसे घुमा रहे हैं नहाते वक्त। अब घुमा रहे कर ला रहा है, डेल क्रॉस आ रहा है। और जैसे एंटी क्लॉक वाइज घुमाया तो बाहर निकल गया, वो फैल गया, तो क्या आ गया? डाइवर्जेंस। तो यानी कि एक टाइम पे एक ही तो काम हो रहा है ना, या तो फैल रहा है घूम रहा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो हमने क्या कर लिया? हमने तो इधर जीरो बना लिया, इसका मतलब तो हमने तो अगला वाला पार्ट के दो पहिए खत्म कर दिए कार के, ये तो गलत कर दिया ना हमने। तो क्या करेंगे हम? इसलिए इसे भी नहीं रटना बच्चों, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि रटते हैं यहाँ पर। क्या करेंगे? टेक कर्ल ऑन बोथ साइड, इसलिए कर लेते हैं हम, टेक कर्ल ऑन बोथ साइड। कर्ल ले दो बच्चों इसका, इक्वेशन का बोथ साइड क्या होगा? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई dt, और ये क्या हो गया? डेल क्रॉस बी। बात समझ में आ रही है बच्चे? बिल्कुल। इसका रिलेशन खोल दो। एल्जेब्रिक रिलेशन क्या होता है? जब कर्ल का कर्ल होता है, यानी कि किसी पानी को बहुत तेज घुमाओ तो बच्चों क्या होता है? वो बाहर निकल कर, भाई डाइवर्जेंस आएगा उसमें, इसलिए कर्ल खत्म होगा, डाइवर्जेंस आ जाता है इसमें। देखो क्या होगा? डेल डॉट ई, एक तरीके से डाइवर्जेंस इक्वेशन ये माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी डेल क्रॉस बी। बच्चों ये फॉर्मूला है, देखो इसे याद करना है, ये फॉर्मूला है, इसे खुल के पूरा का पूरा ये देता है। अब मैं कुछ नहीं करता तो इसमें इसका पूरा प्रूफ है। चलो अब क्या करना बच्चों में, देखो डेल डॉट ई और डेल क्रॉस बी की वैल्यू रख दो मैक्सवेल इक्वेशन से, कौन सी? फर्स्ट और फोर्थ से। देखो डेल डॉट ई फर्स्ट में रखा, डेल क्रॉस बी फोर्थ में रखा। नाउ द वैल्यू ऑफ, नाउ पुट द values of del dot E and del cross B from Maxwell's equations। रखो बच्चे जल्दी, मैक्सवेल इक्वेशन से इसकी वैल्यू रखो। डेल डॉट ई की वैल्यू क्या है? जीरो, माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी टी। डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। बच्चों जहां मैं डी लिख रहा हूँ डेल भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, डेल लिख लो, कोई बात नहीं, डेल लिख लो। यदि तुम गुस्सा हो जाओ कि सर ने तो डेल को डेल बना दिया, कुछ भी लिख लो। यहाँ देखो, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा दो, क्या आ गया? डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी का स्क्वायर। आ गई नहीं हमारी वही गाड़ी, वही वाली गाड़ी, बिल्कुल एकदम एज इट इज सेम टू सेम गाड़ी ना आ गई है। देखो इक्वेशन 1 की तरह ना आ रही इक्वेशन 2, सोच के देखो, बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन 1 की तरह बन रही है 2। तो हमने इक्वेशन नहीं बना ली बच्चों, जनरल वेव इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या बना ली? अपनी नई गाड़ी बना ली एकदम, किसकी फॉर्म में? मैक्सवेल इक्वेशन की फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। सिमिलरली क्या लिखोगे बच्चों?
सिमिलर किसके लिए लिखोगे? सिमिलर बिल्कुल एकदम लिख दो फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलर फॉर बी। भाई सिमिलरली बी के लिए भी सेम इक्वेशन आएगी, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल टी का स्क्वायर। कहां से आएगी ये? बस इक्वेशन 4 को लेके चल लो, इस बार इक्वेशन 3 को लेके चले थे ना, इक्वेशन 4 को लेके चल लो, सेम आएगी बिल्कुल, तो इसलिए कुछ नहीं करना, सिमिलरली लिख देते हैं यहाँ पर, ये आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करा के देखो क्या आएगा। भाई कंपेयर कराने के लिए कर रहे थे हाँ, यहाँ पर हम सब कुछ। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, क्या आया बच्चों कंपेयर करके, जल्दी बताओ मुझे फटाफट। कंपेयर करके ये आया मेरे ख्याल से, देखो इसकी कंपेयर इससे करा दो, क्या आया 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या फिर क्या आया बच्चों, या फिर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, लिख सकता हूँ ना बिल्कुल। अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12। दोनों की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा बच्चों, रिजल्ट क्या मिलेगा पता है, v इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, कैलकुलेट करके देखना, माइनस के 12, कैलकुलेट करके देखना बच्चों, v इज इक्वल टू आएगा c इज इक्वल टू ये, यानी कि इसकी कैलकुलेट करके आता है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। मजा आ गया, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये पता लगा लिया v इज इक्वल टू c होगा। यानी कि इससे क्या पता चला हमें, इससे पता चला ईएम वेव फ्री स्पेस में किसकी लाइट से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, बिल्कुल चलती है, यही तो है। अब बच्चों मैं बता रहा था कि मैक्सवेल इक्वेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैक्सवेल का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन क्यों है कि फ्री हमारा सारी जिंदगी दुनिया बदल गई। भाई ईएम वेव से ही हमारे फोन ऑन चल रहे हैं सब कुछ, तो अगर मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन ना होता पता नहीं चलता तो मैं कुछ भी। कैसे देखो, मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन इसमें आया है, यही तो है मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन, भाई यही तो है डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर ये ना हो तो जीरो हो जाएगा ना, फ्री स्पेस में तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो डेल क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूंगा मैं, देखो यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, यहाँ पर रख रहा हूँ, तो यहाँ क्या रखूंगा जीरो, तो डेल स्क्वायर ई क्या हो गया जीरो, तो आएगी इक्वेशन, कुछ भी नहीं, नथिंग आएगा बिल्कुल। ये है कंट्रीब्यूशन किसका, मैक्सवेल का। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे क्या आगे देखते हैं, कुछ अलग काम देखते हैं। क्या है देखो आगे, ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, बिल्कुल लॉजिकली करेंगे ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ। देखो क्या है, हमारी बच्चों इक्वेशन आई है, ये आई है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, इसका सॉल्यूशन होता है ये बच्चों हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, E is equal to नॉट e की पावर i के x minus omega t, यही श्रोडिंगर इक्वेशन में यूज होता है बच्चों, psi is equal to a e की पावर i के x minus omega t, बिल्कुल सेम टू सेम, सारा काम इससे होता है, सारा का सारा काम इससे हो रहा है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में लिख लिए इक्वेशन, b is equal to v नॉट e की पावर के x minus omega t, k r minus omega t। r क्यों लिया बच्चों, 3D में है क्योंकि ये वहां पर आता है x, क्योंकि 1D में लेंगे तो x आएगा। r क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू होती है xi प्लस yj प्लस zk, वेयर r क्या होता है xi प्लस yj प्लस zk, ये 3D में है ना बच्चों, इसलिए r लिख रखा है। चलो अब क्या करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना है यहाँ पर। इफ नोट करके लिखो, इफ क्या होता है, इफ मत लिखो, ये होता है बच्चों, देखो आराम से सिंपल सा करते हैं इसे। एक वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट b, दूसरा वेक्टर है b का, कोई एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसको खोलूं अगर मैं तो ये आएगा cos थीटा आएगा बच्चे, बिल्कुल। इसका थीटा इज इक्वल टू 90 रख दो, 90 क्यों रख रहा हूं भाई, मैं परपेंडिकुलर देख रहा हूं ना, ए और बी परपेंडिकुलर है क्या नहीं, परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब ए और बी के बीच का एंगल थीटा कितना हो 90 डिग्री, तभी तो परपेंडिकुलर होंगे। भाई इसे नॉर्मल प्रूफ करना, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या परपेंडिकुलर एक ही बात है, बात समझ रहे हैं, परपेंडिकुलर प्रूफ करना हमने। क्या तीनों कंपोनेंट कौन कौन से, ए ई बी और के, चलो समझते हैं। तो बच्चों क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो, यानी कि अगर दो वेक्टरों के बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि वे दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इससे क्या पता चला हमें कि ए परपेंडिकुलर है बी के, कल पता चल गया एग्जांपल के थ्रू। बस यही काम करना अब हमें, देखो आगे क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम काम करना। देखो
मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी ऐसी बताएगी अब हमें कि ये वाला काम आ जाए, ये वाला काम हमारा कौन कौन सी इक्वेशन करा सकती है मैक्सवेल की? देखो ये दोनों करा सकती है, करा नहीं सकती बच्चों? बिल्कुल बेहतरीन बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इक्वेशन 1 और 2 करा सकती है ये काम सेम टू सेम। तो क्या करेंगे, क्या करें? यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1। क्या है बच्चों इक्वेशन नंबर 1? डेल डॉट ए सॉरी डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्या है? 0। लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पर हो गई। एक गड़बड़ क्या हो गई? हमें तो डेल की वैल्यू ना पता भाई, हमें डेल को और ई को परपेंडिकुलर कोई शो करना है। हमें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, के होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि के को तो परपेंडिकुलर दिखाना हमें। और के कहाँ रहा है इस वाले इक्वेशन में? तो क्या करेंगे, रुक जाओ नाउ, बिकॉज डेल की वैल्यू क्या होती है बच्चों? डेल की वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? देखो आर की फॉर्म में, देखो आर क्या होता है? एक्स, ये वाला। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? डेल को लिख सकता हूँ डेल बाई डेल आर। डेल को क्या लिख सकता हूँ? डेल बाई डेल आर लिख सकता हूँ, क्योंकि पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ही तो आ रहे हैं इधर। बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये लॉजिक है बच्चों, बहुत सिंपल है वरना ये। अब क्या करेंगे? यूजिंग सॉल्यूशन, यूजिंग किसे करेंगे? ये वाला इक्वेशन लिखेंगे भाई, इसका ही तो करना है, इसका ही तो सॉल्यूशन लेना है। के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। क्या करो, इसको एक बार क्या करो, डेल बाई डेल आर लिख दो इसका। नाउ भाई इसका डेल बाई डेल आर लेके देखो क्या आएगा। यही तरीका है बच्चों करने का, इसमें और कुछ नहीं कर सकते हम। देखो बहुत सिंपल हो जाएगा। ए टू दी पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी इंटू आर के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, तो क्या आएगा? आई इंटू के। और बच्चों ये क्या बन गया फिर से? ई। तो ई बाहर आ गया डेल बाई डेल आर, ये बन गया हमारा, ये बन गया बच्चों हमारा फिर से ई, और ये आ गया आई के। तो डेल बाई डेल आर की वैल्यू क्या आ गई? आई के करीबन करीबन। यहाँ से अगर ई से ई काट दें बच्चों, ये अल्टरनेट मेथड है, इसलिए समझ लो ये थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा मेथड है इसको करने का, इसलिए ई से ई काट दे यहाँ पर। कभी कहीं से ई कैसा कट गया? तो डेल बाई डेल आर की वैल्यू क्या आ गई? आई के। और डेल बाई डेल आर किसके बराबर है? डेल के। ये डेल के ही तो बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो इसे क्या मान लो? इसे इक्वेशन मान लो, कुछ भी, इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ द वैल्यू ऑफ डेल पुट इन इक्वेशन 3। डेल की वैल्यू क्या? आई के आ गई, बस हो गया काम। देखो नाउ द वैल्यू ऑफ डेल पुट इन इक्वेशन नंबर 3। क्या है 3? देखो डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। डेल क्या आया? आई के। डॉट किसके साथ है? ई इज इक्वल टू 0। और क्या लिख सकता हूं बच्चों में से? और हम इसे लिख सकते हैं कि आई के डॉट ई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब साफ साफ ये नहीं हुआ कि के परपेंडिकुलर है ई के? क्योंकि हमने तो जान लिया ना, हमने तो इससे जान लिया कि अगर 0 होता है डॉट प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर के बीच का, तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। सेम है बच्चों। नाउ अब क्या करेंगे? के को परपेंडिकुलर किसके दिखाएंगे? बी के दिखाएंगे। कैसा करेंगे बी को दिखाने के लिए? यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन सेकंड। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। क्या है बच्चों? 2 डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 है। तो डेल क्या आया? आई के डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है? के डॉट बी इज इक्वल टू 0। वेक्टर और लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि के परपेंडिकुलर आल्सो बी। भाई के ही परपेंडिकुलर बी है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब बच्चों आगे भी ये डेरिवेशन है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर देखना है इसे, तो हमारी वीडियो देख लो यूनिट सेकंड की, उसमें कर लो। या फिर एक काम करो, यहाँ पर सिमिलर लिख दो। बिकॉज के परपेंडिकुलर टू ई एंड के परपेंडिकुलर टू बी, so that E also perpendicular to B। बात खत्म, या ऐसा कर लो, बात हो गई खत्म। यहाँ पर ये हो गया ट्रांसवर्स नेचर अपना प्रूफ। और एक ही पेज पर सब कुछ आ गया। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। नहीं समझे तो बहुत अच्छे से इसको समझ लो, पीछे करके देख लो वीडियो एक बार, है ना बच्चों? और थोड़ा थोड़ा पोज ले लेके
उसे रजिस्टर पकड़ के देख लो, बहुत आराम से हो जाएगी बच्चों चीजें। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी पॉइंटिंग थ्योरम, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हम इसको करेंगे। और इन्होंने हमारी थ्योरम दी थी ये 1981 में। क्यों दी थी बच्चों इन्होंने ये? क्योंकि मैक्सवेल के स्टूडेंट थे ये, और मैक्सवेल के जाने के बाद मैक्सवेल हमें छोड़ के गए थे बच्चों 1879 में। उस समय ही उसी ईयर में आइंस्टीन का भी जन्म हुआ था बच्चों, है ना। तो उसके बाद जुम्मा उठाया किसने, अपने हाथों में किसने काम लिया? इनके स्टूडेंट ने, इनका नाम है पॉइंटिंग। और इन्होंने बताया कि कैसे ईएम वेव चलती है, यानी कि ईएम वेव एनर्जी कैसे कैरी करती है। भाई कोई चीज चलेगी किसी भी मीडियम में तो उसकी एनर्जी भी तो होगी, जो कि मैक्सवेल ने नहीं किया था काम, है ना। तो वो काम किसने प्रोसीड किया? पॉइंटिंग ने। उससे पहले उन्होंने क्या बताया? पॉइंटिंग थ्योरम से पहले हम छोटी सी टॉपिक पढ़ लेते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। पॉइंटिंग वेक्टर होता है बच्चों एनर्जी किसी सरफेस से बाहर निकलना पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बात खत्म। एनर्जी बच्चों किसी सरफेस से ही तो बाहर जाएगी, जैसा कि वॉल्यूम है ना बच्चों। वॉल्यूम में कोई चार्ज रखा है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, किसी सरफेस से ही तो देखेंगे ना, है ना, जो कि गॉस लॉ बताता था। ऐसे ही बच्चों इन्होंने क्या बोला है? एनर्जी कितनी किसी सरफेस से बाहर जा रही है पर यूनिट टाइम देख लिया, तो क्या होगा? ई क्रॉस एच। भाई ईएम वेव की सारी एनर्जी किस पे होगी? ई पे और एच पे। ई क्रॉस एच देख लिया। क्रॉस के प्रोडक्ट क्यों लिया? क्योंकि बच्चों डायरेक्शन भी तो देनी है ना। हमेशा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? दो तीसरा वेक्टर। तो तीसरा वेक्टर क्या आएगा? इसकी इनकी डायरेक्शन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में वेव जाती है। किस डायरेक्शन में वेव जाती है बच्चों? के में। तो एस की डायरेक्शन क्या होती है? प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है। यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी? डायमेंशन। एनर्जी की जूल आई पर यूनिट मीटर का स्क्वायर क्या बता रहा बच्चों? एरिया और सेकंड। तो जूल पर सेकंड को वाट लिख सकते हैं, क्या आ गया? वाट पर मीटर स्क्वायर। सिंपल है बच्चों, इस बारे में बात करेंगे। अब आ जाते हैं सिंपल अपनी पॉइंटिंग थ्योरम पे। है क्या बच्चों ये? देखो इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोई वेव आ रही है वो किसी वॉल्यूम से, यानी कि वॉल्यूम में चार्ज ऊर्ज रखे होंगे, यहाँ पर कैसे इंटरेक्शन कर रही है, इसका इंटरेक्शन देखना चाह रहे हैं हम। किसका बच्चों? कौन सी वेव है? जब हमारी ईएम वेव आ रही है। ठीक है बच्चों, तो तीन चीज होगी ना सिंपल से। क्या? इनिशियल कंडीशन में वेव में क्या एनर्जी हो, वो एनर्जी कैसे घटे, यानी कि कैसे डिसिपेटेड हो वो अंदर जब वॉल्यूम में जाएगी वो इंटरेक्ट होगी, और बची हुई एनर्जी क्या हो। तो मतलब है क्या है पॉइंटिंग थ्योरम? 2 नंबर में पूछ ली जाती है। पॉइंटिंग थ्योरम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कुछ एनर्जी इनिशियल में थी इजिकल टू कुछ खर्च हुई, कुछ बाहर चली गई। बहुत सिंपल वे में है ना बच्चों बात। तो क्या पता करना हमें? क्या शुरू वाली एनर्जी क्या हो, खर्च होने वाली एनर्जी क्या हो, और बाहर जाने वाली एनर्जी क्या हो। देखो दो टर्म तो बहुत अच्छे से हम जानते ही हैं। देखो ये एनर्जी क्या है बच्चों? एस क्या है? एक तरीके से एनर्जी। क्या कौन सी एनर्जी है? जो किसी सरफेस से बाहर जा रही है, यानी कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बच्चों बाहर जाने वाली एनर्जी क्या होगी? किसी सरफेस से तो बाहर जाएगी। भाई ये क्या मान रखा हमने? कोई सरफेस ले रखा है, ये सरफेस ले रखा अंदर वॉल्यूम में, तो किसी सरफेस से बाहर जाने वाली एनर्जी, आउटपुट एनर्जी क्या हो गई? एस। भाई ये क्या होगी? ई क्रॉस एच। तो हमने क्या, हमें पता क्या चल गया? आउटपुट एनर्जी पता चल गई, पहली बात। दूसरी बात पता करते हैं, क्या पता करते हैं भाई? डिसिपेटेड एनर्जी क्या हो, खर्च होने वाली एनर्जी क्या हो। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो खर्च होगी वो क्या होती है बच्चों? वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर प्लस हाफ म्यू नॉट एच का स्क्वायर। भाई काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो खर्च होगी, जो कि चार्ज को आगे पुश करने का काम करेगी, यानी कि चार्ज पे जो फोर्स लगाएगी वो कौन होगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। वो क्या होती है? ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर हाफ म्यू नॉट एच का स्क्वायर। ये भी पता चल गई, ये भी पता चल गई, लेकिन पता क्या करना? अब हमें पता करना है इनपुट एनर्जी क्या हो। उसका एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस आपको समझ में आने वाला है चीजें। देखो कैसे। समझो कि कोई एक बॉक्स है, इस पे हमने फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया, और ये इधर खिसक गया, ये आ गया यहाँ पर। कितनी डिस्टेंस चली इसने? डी। तो आप वर्क डन कैसे निकालते हैं? एफ डॉट डी। यानी कि इतना ही तो वर्क किया होगा ना इस पे किसी ने। यानी कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं? इनपुट में वर्क क्या किया हो किसी वेव ने इस क्यूब पर, ये तो निकालना चाह रहे हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। डब्ल्यू इन केस ऑफ ईएम वेव। बच्चों एफ क्या होता है? फोर्स। फोर्स कौन लगाता है? भाई एफ इजिकल टू क्यू ही नहीं होता। यानी कि एफ किसके, एफ प्रोपोर्शनल टू किसके हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एफ की जगह क्या ले लूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। डॉट डी। डी क्या है? डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस को समझो। इस क्यूब में समझो कोई चार्ज रखा होगा, उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है ना बाहर से, किसने? ईएम वेव ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उसे आगे भगाएगा, और जैसे ही आगे आगे भागेगा, जैसे ये कि समझ लो चार्ज है,
आगे भागा, जब आगे भागेगा तो बच्चों करंट पैदा नहीं करेगा, और जब करंट पैदा करेगा तो हम क्या देखेंगे इसकी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्यों देख रहे हैं भाई, एक ही चार्ज कोई होगा, चार्ज तो बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर डी एक तरीके से क्या रोल निभा रहा है, डी की तरह कौन रोल निभा रहा है, जे। यही बच्चे इंपॉर्टेंट है, यही इसका कॉन्सेप्ट है, इसका किसका, पूरी की पूरी थ्योरम का। क्या यहाँ पर इनपुट एनर्जी क्या हो, ई डॉट जे। बात समझ में आई बच्चों, डब्ल्यू की जगह क्या आएगा, कौन फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे चली होगी, एक तरीके से मैं ये बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तुम्हें, ये मेरा मानना है ऐसा कि इस तरीके से हम अगर समझेंगे पॉइंटिंग थ्योरम को तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो अब क्या बच्चों, जे हमारा एज ए डी काम कर रहा है, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, ई डॉट जे, यानी कि इनिशियल एनर्जी क्या आ गई बच्चों, हमारी इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी हमारी आ गई ई डॉट जे। अब काम होने वाला है बहुत आसान। आप कहेंगे कैसे, अब देखना तुम आगे आगे तुम ही कराओगे। ई डॉट जे तो पता चल गया हमने कहां से आया, पर एक तरीके से वर्क है जो करा होगा किसने, ईएम वेव ने, कहां पर, क्यूब पे। अब आगे चलो, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ईएम वेव इक्वेशन। ईएम वेव इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे बच्चों, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से हम इन चीजों को ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड इक्वेशन तो जीरो है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उससे भी नहीं होने का काम, इसलिए क्या यूज करेंगे, यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। क्यों, अभी देखना, यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। क्या होती है बच्चों थर्ड, लिखाओ जल्दी। थर्ड होती है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी टी। इक्वेशन नंबर इसे कुछ भी दे दो, वन दे दो। और फोर्थ क्या होती है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस और होती है बच्चों म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी होती है बच्चों ये, बिल्कुल। अब देखो बच्चों थोड़ा सा इसे चेंज करके लिख लो, हल्का सा चेंज करके लिख लो। ऐसा क्या, कैसे चेंज करके लिख लो, देखो बच्चों यहाँ से म्यू नॉट बाहर ले लो एक तो, पहले तो है ना, दोनों जगह। एक तो ऐसे लिख लो, मैं इसे क्यों लिख रहा हूँ देखो, बिकॉज हमें पता होता है बच्चों बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है, इसे एच की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ भी एच की फॉर्म में लिख रखा है ना हमने सारी चीजें। तो बी जहां पर आ रहा है उसकी जगह क्या रख दे, म्यू नॉट एच रख दो। तो क्या आ गई इक्वेशन, ये देखो ये इक्वेशन काय में बदल गई, ये बदल गई हमारी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट, बी की जगह क्या रखा, डी एच बाई डी टी। तो इसको मानो इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर वन आ गई। और ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी डेल क्रॉस एच, और देखो म्यू नोट रखोगे, म्यू नोट से सारा खत्म हो जाएगा, म्यू नोट यहाँ क्या आ गया, जे प्लस एप्सिलॉन नोट डी बाई डी टी। इक्वेशन नंबर टू, बात समझ में आ गई बच्चों, ये आ गई होगी, इक्वेशन वन और टू बन गई। अब आगे क्या करना, देखो बहुत सिंपल काम है। अब खुद मुझे बताओ बच्चों, ये वाली एनर्जी तो बाद में देखेंगे आएगी कैसे, पहले देखनी हमें कि हमारी इनपुट एनर्जी क्या हो। खुद बताओ बच्चों इनपुट एनर्जी कैसे ला सकते हो इक्वेशन वन और टू को यूज करके, यानी कि तुम्हें ई डॉट जे लाना है। ई डॉट जे कैसे ला सकते हो बताओ, इक्वेशन टू में ई के साथ डाइवर्जेंस ले दो, यानी कि ई डॉट ले दो सारी में इक्वेशन टू में। अगर इक्वेशन टू में ई डॉट ले रहा हूं मैं, तो इक्वेशन वन में क्या लूंगा, एच डॉट। तो क्या करना है यहाँ पर, समझ में आ रही है ना बच्चों बात, इससे ही समझ में आता है सब कुछ। इक्वेशन टू में क्या करना है, ई डॉट, इसमें क्या करेंगे, एच डॉट। Now take H dot in equation 1 and E dot in equation 2। कर दो बच्चे H dot E dot, पहले में क्या आना है H dot, तो H dot डेल क्रॉस E इज इक्वल टू बच्चों क्या आ रहा है, माइनस म्यू नॉट डेल H बाई डेल टी। दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में क्या करना है, ई डॉट, तो ई डॉट बराबर ई डॉट और क्या आ रहा है बच्चों, डेल क्रॉस एच। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, जे ई डॉट जे। बच्चों यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एच डॉट भी तो आएगा, यहाँ पर म्यू नॉट एच डॉट डेल एच बाई डेल टी भी तो आएगा, क्योंकि एच डॉट कर रहे हैं, पूरे में कर रहे हैं ना। तो यहाँ क्या आ गया, ई डॉट जे प्लस यहाँ क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डेल ई बाई डेल टी आ गया। इक्वेशन ये आ गई हमारी इक्वेशन थ्री, इक्वेशन नंबर फोर। बच्चों बात समझ में आ गई है बिल्कुल। अब क्या करें, इक्वेशन फोर में से थ्री घटा दो, या फिर थ्री में से फोर घटा दो, आसान, कोई कुछ भी कर दो। नाउ इक्वेशन नंबर थ्री माइनस इक्वेशन नंबर फोर कर दो, जो आया वो लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड क्या आई देखो, एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट
डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एच डेल एच बाई डेल टी, और ये आया दोनों माइनस हो गए, ई डॉट जे माइनस एफ एल नॉट ई डॉट डेल ई बाई डेल टी। आया बच्चों कुछ कुछ समझ? देखो हमारी इनपुट एनर्जी तो आ गई भाई, हमें ये सब कुछ तीनों टर्म आपस में जोड़ के तो लिखनी है, उसे तो कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसे ही कहते हैं पॉइंटिंग थ्योरम। एक तो आ गया, अब देखो दूसरा कैसा आता है बच्चों, ये वाली जो चीज है ना बच्चों, ये डायरेक्ट खुल के, यानी कि एक रिलेशन का ये खोल के लिख रखा हमने उस रिलेशन को। वो रिलेशन कौन सा है? वो रिलेशन है ये डेल डॉट ई क्रॉस एच। अगर हम डेल डॉट ई क्रॉस एच को एल्जेब्रिकली यानी कि खोलेंगे इसे हम, तो ये बनेगा, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं, और ई डॉट जे एक तरफ लिख लो। अब देखो इसे क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना बच्चों, माइनस बाहर ले लिया, डेल बाई डेल टी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर प्लस हाफ म्यू नॉट एच का स्क्वायर। अब तुम ये कहोगे सर ये कैसा लिख दिया, अब ये देख लो बस ये कैसा आ गया, वेयर यहाँ देख लो कैसा आया है। इसको एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो दोनों को अंदर, तो क्या होगा देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट टी ई स्क्वायर का होगा ई इंटू डी ई बाई डी टी होगा बच्चों, ये आगे कर दो, प्लस हाफ म्यू नॉट आएगा एच आएगा इंटू डेल एच बाई डेल टी, है ना, और माइनस साइन बाहर, ये नहीं बन गया देखो, ये वाला और ये वाला नहीं बन गया दोनों, ये रहे और ये था, और इसको ऐसा लिख रहा हूँ बस मैं। बात समझ में आ गई बच्चों? बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। देखो तीनों टर्म आती मिल लिया तो मैं बहुत आराम से। तो अब क्या आया हमारे पास ये आया। अब एक काम करो, ई डॉट जे को इधर लिख लो और इसे इधर लिख लो। क्यों ई डॉट जे क्यों लिख रहा हूं मैं इधर? क्योंकि इनिशियल एनर्जी थी इनपुट की और आउटपुट की कौन सी थी इतनी, और डिसिपेटेड ये थी इतनी, तो इनपुट वाली को पहले लिख लो बस। तो इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस ई डॉट जे इज इक्वल टू ये इधर ले जाओ, ये वाली इधर ले जाओ, माइनस के डेल बाई डेल टी, ये क्या आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर प्लस हाफ म्यू नॉट एच का स्क्वायर, और ये क्या आया बच्चों माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच। समझ में आ गया बच्चों? टेक वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल क्यों ले रहा हूं भाई, ये काम सारा वॉल्यूम में ही तो हो रहा है, ये सारा का सारा वॉल्यूम पे ही तो टच हो रही है आके ये वेव। टेक वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। ले दो बच्चों वॉल्यूम इंटीग्रल, क्या है देखो ई डॉट जे और वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहा हूं मैं, तो यह आया डीवी इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी बाहर आ गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ इंटीग्रल ले रहा हूँ वॉल्यूम वाला, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर प्लस हाफ म्यू नॉट एच का स्क्वायर, एक ब्रैकेट बंद कर दो, है ना बच्चों, यहाँ कर लो इसे, ठीक है बच्चों। प्लस क्या माइनस क्या आया, इसे भी इंटीग्रल में वॉल्यूम ले रहा हूँ डेल डॉट ई क्रॉस एच इंटू डीवी, यहाँ पर बच्चों इंटू डीवी भी चल रहा है, इंटू डीवी माइनस वन। अब तुम कहोगे ये आ गई हमारी, क्या आ गई है बच्चों, ये आ गई हमारी पॉइंटिंग थ्योरम। लेकिन एक चीज गड़बड़ है देखो बच्चों, क्या है, अगर आपको हिंट मिला यहाँ पर देखो, हमने कहा है कि ये वाली एनर्जी जो होगी थर्ड वाली, वो सरफेस से लीव करने वाली एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि हमने पॉइंटिंग वेक्टर सही बोल रखा है, ट्रांसफर एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया से बाहर जाए भाई, बाहर जो एनर्जी जाएगी वो तो एरिया से ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो लेकिन यहाँ पर तो भी आ रहा है भाई, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, ये रहा वॉल्यूम, तो इसे तो कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो सरफेस से जाने वाली एनर्जी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इस वाली टर्म में हम क्या करेंगे, क्या कौन सी थ्योरम लगाते हैं बच्चों, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, सरफेस से वॉल्यूम, वॉल्यूम से सरफेस, टेक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन लास्ट टर्म। तो क्या होगी बच्चों, लास्ट टर्म में लगा दो, देखो क्या कहती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है अगर ई क्रॉस एच हमारे पास है और वो सरफेस में है, इसे वॉल्यूम में ले जाओ, बस इसका डाइवर्जेंस ले दो, यही तो कहती है। या फिर इसे उल्टा करके लिख लो ऐसे, तो अगर इसे उल्टा करके मैं ऐसा लिखूंगा देखो इसे, तो इसे क्या लिखूंगा, ई क्रॉस एच डीएस लिख सकता हूँ। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, ये देखो इक्वेशन क्या बन गई, यही होती है बच्चों हमारी पॉइंटिंग थ्योरम, क्या बन गई देखो, वॉल्यूम ई डॉट जे डीवी इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी डेल बाई डेल टी वी, है ना बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर प्लस हाफ म्यू नॉट एच का स्क्वायर ब्रैकेट बन डीवी माइनस, यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ से ई क्रॉस एच आ जाएगा ये
डेल हट जाएगा और डी एस में आ जाएगा, ये एस में आ जाएगा। यही है बच्चों पॉइंटिंग थ्योरम। है ना आसान ये बच्चों? मजा आ गया होगा पॉइंटिंग थ्योरम में, इतनी आसान, बहुत आसान। एक चीज सीखनी है बस इसमें, और कुछ नहीं करना है, उसका नाम है ई डॉट जे। क्यों क्यों सीखनी है बच्चों? हमें ये नहीं पता चलता कि उसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है, इससे ये पता चलता है हमें कि इसकी मल्टीप्लाई ई डॉट जे की मल्टीप्लाई, यहाँ ई डॉट जे आना है, इसका मतलब सेकंड वाली इक्वेशन में ई डॉट लेना है और फर्स्ट वाली में एच डॉट। बस आगे तो कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं करना। अब देख लो यहाँ पर क्या है बच्चों, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम क्या है। पहली इक्वेशन, पहली हमारी टर्म क्या बता रही है? ये बता रही है दिस टर्म रिप्रेजेंट द टोटल पावर डिसिपेटेड, यानी कि सारी की सारी पावर, यानी कि वर्क डन क्या होगा जो ईएम वेव करेगी किसी क्यूब पे। दूसरी ये क्या बता रही है बच्चों? ये बता रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कैसे घटेगी, यानी कि कैसे वो एक्सपेंड होगी, यानी कि डेल बाई डेल टी क्या बता रहा है, कैसे वो चेंज होगी जब वो चार्ज को आगे पुश करेगी। कौन? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और डेल क्रॉस एच क्या बता रहा है? डीएस, जो कि वॉल्यूम से बाहर जाने वाली एनर्जी होगी। भाई ये तो बताएगा। ये बच्चों हर पेपर में आती है, बताओ, इतनी सिंपल है ना ये। कहाँ मिलेगी आपको ये सारी सब सिंपल चीजें? सबसे सिंपल चैनल पे, जिसका नाम है सबसे सिंपल।